વિશેષ પ્રેસ વાર્તામાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આદરણીય શ્રી ગુરુપ્રકાશજી પાસવાન, રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા, અને તેઓ બિહારથી બિલોંગ કરે છે. સાથે પ્રદેશના ઉપાધ્યક્ષ અને પ્રદેશની જીએસટી ટીમના અધ્યક્ષ આદરણીય ડૉક્ટર ભરતભાઈ બોગરા, પ્રદેશના સહપ્રવક્તા શ્રી અશ્વિનભાઈ બેંકર, અને આપ સૌનું હું સ્વાગત કરું છું. અને હું વિનંતી કરું છું શ્રી પાસવાનજીને કે આપ સૌને સંબોધન કરશે. આભાર. मंच पे उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री भरत भाई बोगरा जी, मीडिया के हमारे प्रदेश के संयोजक श्री यज्ञेश भाई दवे जी, सीनियर पार्टी के लीडर और सह प्रवक्ता के नाते यहाँ उपस्थित अश्विनी जी बैंकर जी, और यहाँ मीडिया के बहन और भाइयों, साथियों, जैसा कि हम जानते हैं एक बुनियादी परिवर्तन पिछले दिनों पूरे देश में हमने देखा है. ऐसा लगता है कि सारे के सारे क्रांति का जो हिस्सा है, सारे के सारे क्रांतिकारी कदम जो करने जिनके भाग्य में लिखे हैं वो हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं. अगर आप 11 वर्षों को उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे जो वादा, जो वचन हमारे पूर्वजों ने दिया, वो चाहे श्री राम मंदिर जी का निर्माण हो, वो या 370 का निरस्तीकरण हो, और अभी जीएसटी के नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के माध्यम से विश्व में हमारी आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन हो, ये सब हमारे हिस्से में, हमारे पुरुषार्थ में और नरेंद्र भाई जी के खाते में लिखे हुए हैं. ये ईश्वर का आशीर्वाद है. इस नाते हमें ये समझने की जरूरत है. रामचरितमानस का एक दोहा है, उस दोहे का ये अर्थ होता है कि सूर्य जब जल लेता है पृथ्वी से तो जहां कम होता है वहां कम लेता है, जहां अधिक होता है वहां से अधिक लेता है, लेकिन जब मेघ के रूप में बरसता है तो समान रूप से हर जगह बरसात होती है. उसी के कारण हमने देखा है कि पिछले दिनों जो जीएसटी के नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हमारे समक्ष आए हैं, ये सबसे बड़े आर्थिक सुधार हैं. बिगेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स द कंट्री हैज एवर सीन. बातें बहुत होती थी, लोगों ने आक्रमण बहुत किया, लोगों ने बार बार कहा कि भाई हमारी आर्थिक शक्ति. आप अभी भी देखेंगे तो जो हमारे नेता के विपक्ष हैं वो तमाम तरह के शब्दावलियों का उपयोग करते हैं. क्या क्या नहीं कहा गया है हमारे इकोनॉमी के विषय में, लेकिन उसके बावजूद तमाम आंकड़े, तमाम ग्लोबल एजेंसीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर हो, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, वो बताते हैं कि पूरे विश्व में कोई हॉटस्पॉट है जहां से उम्मीद और ऊर्जा पूरे विश्व में दिख रही है, वो भारत है. भारत अभी इकोनॉमी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र बना हुआ है. द एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है वो भारत में ही है, और ये पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है. हम सबके ध्यान में है कि आज हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुके हैं, और तीव्रता से, एट अ वेरी फास्ट पेस, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारा देश तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में कैसे इमर्ज होगा. इस दिशा में जो रिफॉर्म्स अभी आए हैं, मैं उसके समक्ष में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं. हमें ध्यान में होना चाहिए कि बातें अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के समय से हुई. टैक्सों का सरलीकरण हो, सिंप्लीफिकेशन हो. हमारे लोग प्रोसेसेस में फंसे रह जाते थे. 35 से अधिक टैक्सेस आप सबके ध्यान में होना, आप सबके संज्ञान में होना बहुत आवश्यक है. ऑक्ट्रॉय लग रहा है, सेंट्रल टैक्स लग रहा है, स्टेट का टैक्स लग रहा है, सर्विस लग रहा है, वैट लग रहा है. अगर कोई कंपनी का पंजीकरण भी कराना होता था तो आपको 35 अलग अलग कार्यालयों में जाना पड़ेगा, 35 अलग अलग टैक्स देना पड़ेगा. इन सब का सरलीकरण, उपभोक्ता को इसका लाभ कैसे मिले, ये चिंता यदि किसी ने की है पहली बार, तो पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी केंद्र में प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार में इस अनुशंसा पे चर्चा हुई. केलकर समिति को बनाया गया कि भाई सिंप्लीफिकेशन कैसे हो, और जब इसको फलीभूत करने की बात हुई, वन नेशन वन टैक्स के माध्यम से, 2017 का वो साल था जो हम सबके स्मरण में है, हम सबके स्मृति में है कि वन नेशन वन टैक्स को रोल आउट किया गया पूरे देश में. हमारे एमएसएमईज हों,
हमारे बड़े व्यापारी हों, हमारे छोटे उद्यमी हों, जो एमएसएमईज हों, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाती है, उस एमएसएमईज को सशक्त करने के लिए जीएसटी का आना एक क्रांतिकारी बुनियादी प्रयास था। इस बात को हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। जीएसटी को समझने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स को समझने के लिए 5 प्रमुख बिंदु हैं जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ है। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स रेजिम, टैक्स सिंपल का साधारण होना। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो हमारे जीवन की गुणवत्ता है। आप देखिए, सुबह से शाम तक आप जो भी चीजों का उपयोग और प्रयोग करते हैं, जो रोजमर्रा की आपकी वस्तुएं हैं, आप स्कूटी पे चलते हैं, आप मोटर गाड़ी पे चलते हैं, खाने पीने की वस्तु हो, एसी हो, टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है। आगामी 22 तारीख से जब माता नवरात्रि का पूरा उत्सव पूरे देश में मन रहा होगा, तो ये देश के 140 करोड़ लोग इस परिवर्तन को महसूस कर पाएंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, पूरी की पूरी सरकार, द होल गवर्नमेंट, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, द होल ब्यूरोक्रेसी विल इंश्योर दिस। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जो जीएसटी के रिफॉर्म्स आए हैं, इससे हमारे उद्यमी वर्ग का तो लाभ हो, लेकिन जो एंड कंज्यूमर्स हैं, जो अंत में उपभोक्ता खड़ा है, उसका कल्याण कैसे हो। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मुझे स्मरण आ रहा है, जहां वो कहते थे, अंत्योदय के दर्शन पे हमारी पार्टी की स्थापना हुई है। उस अंत्योदय में कहा गया था कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के संकल्प को पूरा करता यह जीएसटी का नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म से, इसको ध्यान रखने का बात है। उद्यमी भी लाभान्वित हो, उपभोक्ता भी लाभान्वित हो। पहला, टैक्स का सरलीकरण होना। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को बूस्ट करना। कोई भी आर्थिक इंजन कैसे चलता है? डिमांड कैसे बढ़े, निवेश कैसे हो, रोजगार कैसे सृजित हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो। तो कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों का बूस्ट होना, यह हमें चिंता करने की आवश्यकता है। चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे होगा भाई? मैंने बताया अभी आपको, कोई बेचारा उद्यमी है, गया है 35 अलग अलग ऑफिसर्स, और कांग्रेस के समय यूपीए के शासनकाल में उन सारे के सारे 35 कार्यालयों में क्या होता था, अंडर द टेबल क्या करना पड़ता था, ये मेरे गुजरात के बहन भाई उद्यमी वर्ग अच्छे तरह से जानते हैं। पूरे देश में जो अफसरशाही का बोलबाला था, अफसरशाही, भ्रष्टाचार, हमारे लोग परेशान हो जाते थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग उठा के देखिए आप, 14 के पहले, वो तो 14 के बाद इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड का बनना हो, जीएसटी का रोल आउट हो, हमारे उद्यमी वर्ग में एक नया उत्साह है, एक नया ऊर्जा है। और इसी का परिणाम है जो यूनिकॉर्न कंपनियां होती हैं, $1 बिलियन से जिनका ज्यादा का वैल्यूएशन होता है, आज बड़ी संख्या में यूनिकॉर्न भारत में फल फूल रहा है। पांचवा जो हमारा स्तंभ है जीएसटी के रिफॉर्म्स का, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी राज्य और केंद्र की साझेदारी और मजबूत करना। यह शब्दावली पूरे देश को जानकारी है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ शब्दों में नहीं, भावनाओं में नहीं, एक्शन में भी करके दिखाया है। यहां वरिष्ठ लोग बैठे हैं, आपके स्मरण में होगा कि जब प्लानिंग कमीशन होता था, योजना आयोग दिल्ली में होता था, तो अलग अलग प्रांत के मुख्यमंत्री वहां जाते थे, हिसाब देते थे कि भाई हमको शिक्षा में इतना पैसा दीजिए, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा दीजिए, और गिड़गिड़ाते हुए देखा गया है। प्लानिंग कमीशन में स्टेट को वो महत्व नहीं प्राप्त था, केंद्र के मन में जो आता था वो तय किया जाता था। लेकिन जीएसटी के माध्यम से सरकार ने तय किया कि आने वाले 5 वर्षों में यदि कोई कमी होती है तो कॉम्पनसेशन के माध्यम से भी हम आपको लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। 14%, 100 रुपए कॉम्पनसेशन दे रहे हैं तो 114 देंगे, और उसके अगले वर्ष क्या होगा, वो 114 का 14% होगा। तो स्टेट को भी इक्वल फुटिंग में लेकर के जाना है। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था साथियों, फिस्कल फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म यानी स्टेट और सेंटर के बीच में रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन विधिवत होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, टीम इंडिया की स्पिरिट। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को पूरा करना, उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा करके, बाबा साहेब अंबेडकर के फिस्कल फेडरलिज्म के संकल्प को पूरा करना, स्टेट को इक्वल फुटिंग पे ला करके। तो बाबा साहेब अंबेडकर और दीनदयाल उपाध्याय जी के संकल्प को साकार करने वाला हमारा ये नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी का रिफॉर्म्स है। इसको तुलनात्मक दृष्टि से देखना बहुत आवश्यक है। कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव क्या है?
तो हम सबके ध्यान में है कि भाई कांग्रेस के समय में टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल पे 27% टैक्स लगता था। तमाम इसकी सूची हमारे पास है। खाने की प्लेट हो, चम्मच हो, पाउडर हो, बच्चों की टॉफी हो, बच्चों की टॉफी पे 21% टैक्स भूल नहीं सकते हैं हम सबके परिवार में छोटे बच्चे हैं। आप कल्पना करके देखिए, छोटे बच्चों के लिए स्टेशनरी का सामान, टॉफी, खिलौने। जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको अस्पताल का खर्चा। प्रधानमंत्री जी के मन में यह विषय आया तो आयुष्मान के माध्यम से तो आपने लाभ पहुंचाया ही पहुंचाया, लेकिन मिडिल क्लास के लिए, मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, वो सारे के सारे टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। ये मुझे लगता है कि क्रांतिकारी प्रयास है साथियों। हम जानते हैं कि भाई घर बनाना होता था तो सीमेंट पे भी कांग्रेस सरकार में 29% का टैक्स लगता था। एसी, टीवी, पंखा 30% से लेकर के 31% तक का टैक्स था, जो बहुत ज्यादा बोझिल करता था। टैक्स का बोझ से परेशान है व्यक्ति, कंपनियों के बोझ से परेशान है व्यक्ति, ऑफिसर्स के बोझ से परेशान है व्यक्ति, पेपर वर्क से परेशान है व्यक्ति। कहां जाएगा भाई वो व्यक्ति? कहां जाएगा वो उद्यमी? कहां जाएगा वो उद्यमशीलता? मर जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है फिस्कल फेडरलिज्म से स्टेट का सम्मान, अंत्योदय से अंत के यूजर का सम्मान, कंज्यूमर का सम्मान, और बीच में जो उद्यमी हमारे भाई और बहन हैं उनका सम्मान करना। जीएसटी के माध्यम से हम जानते हैं कि भाई ये रिफॉर्म नहीं, ये अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन, एक बुनियादी परिवर्तन का हिस्सा है साथियों। प्रधानमंत्री जी कहते हैं रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म कैसे होगा ये 22 तारीख के बाद आप स्वयं इसको महसूस करने वाले हैं। 4 स्लैब होता था, 5, 12, 18, 28, परेशान हो जाता था आदमी। 2 स्लैब को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। तो साथियों, पूरा देश इस बात का स्वागत कर रहा है, हमें भी इसको स्वागत करने का एक विषय होना चाहिए। महंगाई दर में गिरावट आई है, विकास दर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। अगर आप पिछले क्वार्टर का, पिछले तिमाही का हमारा विकास दर उठा के देखिए तो 7.8%, 7.8%, when the entire world is facing global economic uncertainty। एक आर्थिक अनिश्चितता का दौर चल रहा है। क्या क्या इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स चल रहे हैं सब आपकी जानकारी में, सब आपको ज्ञात है। लेकिन इसके बावजूद पिछले तिमाही में 7.8% का विकास दर रिकॉर्ड करके भारत ने और हमारी सरकार ने यह दिखाया है कि अगर रोबस्ट इकोनॉमी हो, अगर विजन हो, अगर हमारे पूर्वज के अंत्योदय और फिस्कल फेडरलिज्म, बाबा साहेब अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक रोड मैप हो, तो हम उसको पूरा करने का ताकत रखते हैं। जीएसटी के इतिहास से आप सब अवगत हैं। विजय केलकर कमीशन के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन होता है। 12वें वित्त आयोग का भी सुझाव इसमें आता है। और अंततोगत्वा फरवरी 2015 में, बीच में कांग्रेस का लंबा समय शासन रहा। क्या किया उन्होंने? आज कह रहे हैं ना कि अरे 8 साल लेट हो गया, 11 साल लेट हो गया। यहां राजनीति करने के लिए मैं नहीं आया हूं। मैं कह सकता हूं 70 साल लेट हो गया, दशकों का समय चला गया। तब आप कहां थे? तब आपकी पॉलिटिक्स कहां थी? कह रहे हैं भाई मेडिकल पे, एजुकेशन पे, आज भी भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे विपक्ष के लोग ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के साथ खड़े हैं। ये कोई बोलने की बात नहीं है। ये वही चीजें कहते हैं जो वहां पे उनको बोला जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारे उद्यमियों पे जिस प्रकार की सतही ओछी टिप्पणी की गई है, ये देश याद रखेगा इसको। जीएसटी ने कई नए करों का स्थान लिया, जिसमें सेवा कर आता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आता है, उत्पाद शुल्क से संबंधित अतिरिक्त शुल्क आते हैं, अन्य उपकर और तमाम ऐसी चीजें। लेकिन एक राष्ट्र एक कर, वन नेशन वन टैक्स का जो भाव है, ये जीएसटी के जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हैं, ये एक मौलिक आधार है, ये एक फाउंडेशन है विकसित भारत का। विकसित भारत का जो रोड मैप प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से, लाल किले से कई बार हमारे बीच में रखा है। ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना, जो आवश्यकताएं होती है ना, जो फाउंडेशंस होता है ना, वो जीएसटी के नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म से पूरा होने जा रहा है। आगामी 22 तारीख से पूरे देश में सिर्फ ये घोषणा, हम उनमें से नहीं कि भाई घोषणा करेंगे और चले जाएंगे। अगर आप देखेंगे बहुत सारी घोषणाएं पहले भी हुई। गरीबी हटाओ के नाम से, गरीबी उन्मूलन के नाम से क्या लोगों ने उपलब्धि की है, ये हम सब जानते हैं।
लेकिन उन्हीं उनकी सरकार में कहा गया था 1 रुपए चलता है दिल्ली से 85 पैसा गायब हो जाता है। लेकिन 14 के बाद उद्यमियों की बात, देश में 140 करोड़ लोगों में साथियों कोई भी ऐसा वर्ग, कोई भी ऐसा समूह वंचित नहीं रहेगा। Every single group, every single community will be touched and impacted with these reforms. इन सुधारों से सबके ओवरऑल इंपैक्ट आने वाला है, इसको स्वीकार करने की बात है। देश में आर्थिक छुआछूत का माहौल था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जनधन योजना आएगी और जनधन योजना के माध्यम से 55 करोड़ से अधिक बैंक के खाते, जनधन, आधार, मुद्रा, उज्ज्वला के माध्यम से, आज जगह जगह पीएम स्वनिधि के माध्यम से। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, क्या कारण है कि तीसरी बार 40 वर्षों में साथियों तीसरी बार ऐसा हुआ है कि पूरे भारत में हमें इतना बड़ा जनादेश मिला है। विपक्ष के लोग कुछ और कह रहे हैं, उनको कभी इतना संभव नहीं हुआ, लेकिन तीसरी बार इतना बड़ा नेशनल मैंडेट हमें मिला है। इसके पीछे हमारे पत्रकार बंधु कहते हैं मोदी मैजिक है, लेकिन मोदी मैजिक के साथ मोदी मेहनत भी है। ये मोदी मेहनत को हमें स्वीकार करना होगा कि पूरे देश में, मैं बिहार से आ रहा हूं, बिहार में भी चुनाव आने वाले हैं, बिहार में भी जीएसटी के नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स को लेकर के एक उत्सव का माहौल है। हमारे यहां तो छठी मैया भी आने वाली है। छठ का इतना बड़ा लोक आस्था का महापर्व कहते हैं। तो मुझे लगता है कि विकसित भारत के रोड मैप को दिखाने के लिए ये जो समय चुना है देश की सरकार ने, नवरात्रों से पहले, दिवाली से पहले, छठी मैया के आगमन से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जीएसटी के नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स विकसित भारत की नींव को और मजबूत करें। और आने वाले समय में जो पीएम साहब ने नारा दिया है कि हम सब रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स, न्यू इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में हम सब बराबर के हितधारक कैसे बनेंगे, ये प्रयास, ये सामूहिक प्रयास इस मंशा से, इस संकल्प से हम सबके सामने आता है। मैं पुनः हृदय की गहराइयों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, केंद्र की सरकार का इस ऐतिहासिक बुनियादी प्रयास और कदम के लिए आभार प्रकट करूंगा और सराहना करूंगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स। पासवान जी, लेकिन कांग्रेस तो कह रही थी, हमने तो पहले से ही कहा है कि ये जो स्लैब है 4 स्लैब नहीं होने चाहिए, 2 स्लैब होने चाहिए और ये गब्बर सिंह टैक्स है। तरह तरह के नाम दिए हैं भाई साहब, उन्होंने तरह तरह के नाम देते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी ने क्या कहा था, डेड इकोनॉमी कहा था। इसी अर्थव्यवस्था को कहा था ना, जिस अर्थव्यवस्था ने पिछले क्वार्टर में 7.8% का इकोनॉमिक ग्रोथ किया है। इंक्लूसिव ग्रोथ हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, कांग्रेस पार्टी नामकरण करने की एक्सपर्ट हो गई है। वो ऐसे ऐसे नामों का उपयोग करती हैं। मेक इन इंडिया वाले शेयर के संदर्भ में भी कुछ कहते थे वो लोग, चौकीदारों के संदर्भ में भी कुछ कहते थे वो लोग। तो वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। वो देश को एक ऐसे दिशा में लेके जाना चाहते हैं। पुनः मैं आपको थोड़ा पॉलिटिकल जवाब देना चाहता हूं इसका। बिहार में उनके पास कोई जवाब नहीं है। बिहार में जो काम हमने किया है, जो रोड मैप है, हमारा रिपोर्ट कार्ड है, उसके सामने वो क्या इशू उठा रहे हैं, जो नॉन इशू है। तो उनकी आदत है, उनका स्क्रिप्ट है, उनकी पटकथा है, उनकी राजनीति, उनको मुबारक। लेकिन देश इस रिफॉर्म्स का, इन सुधारों का खुले बाहों से स्वागत कर रहा है। सर, मेरा प्रश्न सिद्धार्थ पंजाब जी। से, ये 12 और 28% स्लैब हटने से लगभग 2 लाख करोड़ का राजस्व नुकसान की आशंका है और 40% स्लैब जो लग्जरी वस्तुओं पर से इसकी भरपाई कैसे होगी, क्योंकि इसकी खपत महज 10 से 15% है। तो कोई वैकल्पिक राजस्व स्रोत पर विचार किया जा रहा है इस भरपाई के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि आप इन निर्णयों को हमारे बजट से भी जोड़ करके देखिए। आज देश में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, अब मैं पुनः बिहार का उदाहरण आपको देता हूं। पूर्णिया का एयरपोर्ट बनता है, या उदाहरण स्वरूप कोई भी एयरपोर्ट बनता है भाई साहब, तो एयरपोर्ट बनने से जो जॉब क्रिएशंस होते हैं, जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज क्रिएट होते हैं, निश्चित रूप से इस इंफ्रास्ट्रक्चर से और फंड के एवेन्यूज और फाइनेंस के रेवेन्यूज आने वाले हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस बात को भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि जो राजस्व की आप बात कर रहे हैं, अतिरिक्त बोझ इसका इंडस्ट्रियल क्लास पे, एंटरप्रेन्योर्स पे और एंड कंज्यूमर्स पे ना पड़े, हम इसको सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आभार जी। आप सुनो। थैंक यू, प्रणाम। बाइट ले लो अंदर। हाँ